हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको पढ़ाई जाएंगी। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर हमारे दो लेक्चर्स आएंगे, जिनमें आप पहले लेक्चर्स में एचसीएफ के बारे में मोस्टली पढ़ोगे और इसके बाद हम एलसीएम को लेकर आएंगे, जिसमें आप एलसीएम के बारे में पढ़ोगे। और उसी क्लास में कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे जो एचसीएफ और एलसीएम को मिला के बनाए गए होंगे। इन दोनों क्लासेस में आपके सामने जो चीजें लाई जाएंगी वो बहुत ही बेहतरीन और अपडेटेड तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। और जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो एकदम टाइम टेकिंग, एकदम मान लीजिए कि ना के बराबर होंगी। सबसे कम टाइम में सॉल्व किया जाएगा, सबसे बेहतरीन मेथड के साथ सॉल्व किया जाएगा, सबसे डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चंस को। और आपको जो तरीके बताए जाएंगे वो बहुत ही यूनिक होंगे और बहुत ही डिफरेंट होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम में अगर क्वेश्चंस कहीं से भी ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो या तो यूनिट डिजिट से आते हैं, या डिवीजन से आते हैं, या एचसीएफ एलसीएम से आते हैं, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक्स नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अपना बहुत ही बड़ा रोल करते हैं। वहाँ पर आप देखोगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एचसीएफ की क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में, फैक्टर्स के बारे में, क्या होता है ये सब, कैसे लगते हैं क्वेश्चंस इसके, बहुत अच्छे तरीके से। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाजक के बारे में। होता क्या है फैक्टर? तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं, यहाँ पर अगर आपके सामने फैक्टर लिख दिया जाता है तो आपको फैक्टर से एक बात हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि फैक्टर का मतलब होता है भाजक, या मैं कह सकता हूं गुणनखंड। तो जब भी आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हो, जब भी आप किसी भी नंबर का गुणनखंड करते हो, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं मान लेता हूँ हमारे पास कोई संख्या है 6, तो आप ध्यान दो, हम 6 को क्या लिख सकते हैं? आप 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3। तो 6 को अगर आप 2 गुणे 3 लिख सकते हो तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 और 3 इस 6 के गुणनखंड हैं। जब हम किसी भी संख्या को खंडों में लिख दें, कोई नंबर्स को गुणा करके, जब हम किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए हमारे पास संख्या हमने यहाँ पर 6 लिया है और उस 6 को हम गुणा के खंडों में, जैसे 2 और 3 को 2 खंडों में गुणा करके लिख दिया है, तो यही 2 और 3 उस 6 का गुणनखंड कहलाएंगे। अब सिंपल सी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि भाजक मतलब भाग देने वाला, अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूं तो इसका मतलब होता है कि अब 6 का आप भाजक ढूंढने जाओ तो 6 किस किस की टेबल में आता है। तो आप सबसे पहले बोलोगे एक ऐसा लाखहरा है जिसकी टेबल में हर एक नंबर आ जाता है। तो 1 हो गया पहला भाजक किसका? 6 का। दूसरा क्या हो जाएगा? 2, और तीसरा क्या हो जाएगा? 6, तीसरा क्या हो जाएगा? 3, और चौथा क्या हो जाएगा? 6। अब आप देख लीजिए, 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और उसके बाद 5 के बाद 6 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब है 1, 2, 3 और 6 क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं, 6 के भाजक हैं, या इनको गुणनखंड भी कह सकते हैं। लेकिन 6 के एक्चुअल गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 3। अगर 6 को मैं गुणा के फॉर्म में लिखूं, कुछ नंबर्स के गुणा के फॉर्म में लिखूं, तो 2 ही ऐसे नंबर है, 2 और 3, जिनको आप गुणा करके 6 फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मल्टीपल्स की, तो आप इसका मतलब समझ जाइए। मल्टीपल्स का मतलब होता है भाजक, गुणज या गुणांक। मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज, ठीक। गुणज का मतलब होता है कि जब आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे मैंने कहा आपके पास नंबर है 4, अब 4 को लिखने के बाद आप देखते हो कि 4 के टेबल में क्या क्या आएगा, और जो 4 की टेबल में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो 4 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे पहला सबसे छोटा अंक है 4, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 8। ऐसे आप लिखते चले जाओ 4 की टेबल से, या 4 की टेबल में, या 4 से जो डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12, या आप लिख सकते हो 24, या आप लिख सकते हो 76, या आप लिख सकते हो 100। ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 के गुणज हैं। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे गुणज के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में। हमारी आज की क्लास है फैक्टर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में निकाला जाता है या पाया जाता है, या हम निकाल सकते हैं। फैक्टर जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि भाजक बोलते हैं या गुणनखंड बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18, तो आप मुझे बताओ 18 को आप क्या ले सकते हो, तो आप कह दोगे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2, 3 और 3 दो ऐसी संख्याएं, 2 और 3 को कुछ गुणा के फॉर्म में ऐसा लिखा गया कि उसको गुणा करने के बाद आप 18 पा जाओगे। मतलब यहाँ पर खंडों में लिख दिया गया गुणा करके चीज़ों को, नंबर्स को। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कि 18 के फैक्टर्स बताओ, तो 18 किस किस की टेबल में आएगा। सबसे पहले 1, फिर 2 की टेबल में आ रहा है, फिर आप कहोगे 3 की टेबल में आ रहा है, फिर 2 3 6 की टेबल में आ रहा है, फिर 3 3 9 की टेबल में आ रहा है, फिर 3 3 9 दूनी 18 की टेबल में आ रहा है। तो आप देखोगे कि 1 2 3 6 9 और 18 की टेबल में आने वाला 18 क्या है, एक संख्या है जिसके फैक्टर्स 1 2 3 6 9 और 18 है। तो ये बेसिकली गुणनखंड या गुणज या भागफल फैक्टर्स निकालने का तरीका है। अब आप ध्यान से ये देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखो कि 18 के यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखे गए हैं, 18 को जो भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो आप देखो कि 2 क्या है, प्राइम है, 3 क्या है, प्राइम है, फिर 3 क्या है, प्राइम है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक संख्या के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी 1 रखनी है या उसको एक बार लिखना है, तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर्स जो होंगे वो सिंगल अलग अलग प्राइम नंबर्स में होंगे। तो आप यहीं से देखो कि अगर मैं 18 के चीज़ों को 18 को मैं फैक्टराइज करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो आप देखोगे 2 गुणे 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2, और 2 की पावर हो जाएगा 1। तो ये 18 की प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। या हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया 18 का, या हम कह सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 और 3 के 2 पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 18 दे रहे हैं। अगर आपसे कोई बोलता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अब मुझे बताओ कि 18, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 6 और 8 ले लेता हूँ, तो आपने बोला 6 और 8 का फैक्टराइजेशन करो, तो आप कहोगे 2 गुणे 3, और 18 को आप 18 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आप कहोगे 2 गुणे 2। तो आप मुझे बताओ कि 6 और 8 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों जगह कॉमन आ रही है। तो आप बताओगे सर यहाँ पर 2 आ रही है और यहाँ पे भी 2 आ रही है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या आप पिक करो जो कॉमन दिख रही हो। जरूरी नहीं कि पहली लिखी हुई संख्या कॉमन मिल जाए, इसके बाद भी संख्या आ सकती है। जहाँ पे कॉमन मिलेगा, जहाँ पे आपको पहला कॉमन मिल जाएगा, समझ जाना वही हमारा सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स कॉमन मिल रहे हैं आपको, तो वो आपको क्या दे देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे में आप देखिए कि इस 6 में 2 और 3 लिखा और इस 8 में 2 2 और 2 लिखा हुआ है गुणे के फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि यहाँ का 2 और यहाँ का 2 एक तरीके से एक देखा जाए तो दोनों जगह एक 2 है, वो दोनों जगह क्या है, कॉमन है। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप मुझे बताओ कि इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब HCF यहाँ से क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, मासापा क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे मासापा हो जाएगा 2। ये हो गया गुणनखंड तरीके से, फैक्टराइजेशन मेथड से मासा निकालने का। अगर मैं 6 और 8 का भाग विधि से मासा निकालूं, भाग विधि ये कहता है कि जब आप 6 और 8 देखते हो तो आप ऐसी संख्या लो जो सबसे छोटी हो, वो भाग देगी बड़ी संख्या में। तो 6 की टेबल 8 के लिए पढ़ोगे तो एक बार जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 कम 6, तो ये रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन ये रिमाइंडर क्या करेगा, अब उस डिवीज़र को भाग देगा जो सबसे पहला या इसके पहले वाला डिवीज़र था या इसका पीछे वाला डिवीज़र जो था। तो 2 भाग देगा 6 में, और आप देखिए कि 2 से 3 बार जाएगा 6, और कट्टिम गुट्टा हो जाने के बाद आप ये कह सकोगे कि 2 एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी कट कर देगी। और अगर 6 8 को कट करने के बाद या भाग देने के बाद 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब 2 8 को भी कट कर देगा। तो यहाँ से HCF क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यहाँ से और यहाँ से। लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं नंबर्स को पावर में लिख दूँ, जैसे आपको दिया जाता है नंबर 18 और आपको कोई दूसरा नंबर दिया जाता है 36, या मैं मान लेता हूँ आपको कोई दूसरा नंबर दिया जाता है 45, या चलो ठीक है 45 ले लेते हैं।
तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, या बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2। ठीक, अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 5, या आप इसको पावर फॉर्म में लिखोगे तो 3 की पावर 2 इंटू 5। अब यहाँ से अगर आपसे कोई HCF पूछता है तो यहाँ से दोनों जगह पर एक ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों जगह कॉमन हो रहा हो और उसकी सबसे लोवेस्ट क्या हो, पावर में नंबर लिखा हो। जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या है 2, और यहाँ पर भी 3 की पावर क्या है 2, मतलब दोनों जगह से सेम नंबर क्या है, कॉमन आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप सबसे पहले 3 की पावर 2 लिख लो। अब बचा क्या, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो संख्याएं दोनों जगह आनी चाहिए, इसी वजह से वहां से कॉमन आप कर सकोगे। तो आप देखोगे कि 3 की पावर 2 दोनों जगह कॉमन था, तो 3 3 जा 9 क्या हो गया आपके पास, इस 18 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब बेसिकली अगर आपसे कोई फैक्टराइजेशन के बारे में या फैक्टर्स के बारे में बात करता है तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताना चाहूँगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछता है कि फाइंड द टोटल फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल फैक्टर, आपके सामने मैंने दे दिया नंबर, आपके सामने यहाँ पर 10 क्या है, एक नंबर है, और क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप देखोगे 10 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, पहला तो 1, फिर दूसरा 2 और तीसरा 5। 1, 2 और 5 एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो तीनों एक, और उसके बाद 10वां, 1, 2, 5 और 10, इस 10 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी टेबल में 10 आ जाएगा। तो आप काउंट करके मुझे बताओ कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल फैक्टर्स यहाँ से कितने आ गए, 4। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने को बताया, तो आप कहोगे 2 गुणे 5। तो आप यहाँ से देखिए 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो अगर 2 की पावर 1 हो रहा है तो आप देखिए यहाँ से मैं एक बता दे रहा हूँ कि पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 10 की 4 आएंगे। अब ध्यान से समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सबको। यदि हमारे पास कोई नंबर, मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर मेरे पास नंबर है 10। अगर नंबर 10 है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करूँगा तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, इसके अलावा इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। तो मुझे आप बताइए कि अगर 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 में देखूँ आप, तो आप ये मुझे बता सकते हो कि 2 के कितने फैक्टर्स होंगे। अगर 2 की पावर 1 लिखा है तो इसका मतलब है 2 के कितने फैक्टर्स होंगे। तो 2 एक प्राइम नंबर है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद में। तो 1 और 2 उसके 2 फैक्टर्स हो गए। ऐसे आप 5 को देखिए, 5 क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स होंगे क्योंकि 5 की पावर 1 है। तो आप देखोगे यहाँ से 1 और क्या हो जाएंगे 5। तो अगर मैं इस 1 की बात करूं और 1 से गुणा करा दूं तो आप देखोगे पहला फैक्टर आ जाएगा 10 के लिए 1, और इस 1 का गुणा अगर मैं 5 से करा दूं तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा 5। अब इस 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन मैं 1 से करवाता हूं तो 2 आ जाएगा तीसरा फैक्टर, और इस 2 का गुणा अगर मैं 5 से करवाता हूं तो हमारा आ जाएगा चौथा फैक्टर 10 का 10। तो आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हम या तो लिख के काउंट करें और या तो यहाँ से निकालें। लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे हमारे पास मेथड्स आएंगे, हमारे पास ट्रिक्स होंगे कि जिनको हम बहुत आराम से इस चीज़ों को निकाल के समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप चीज़ों को देख रहे हो कि हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आ कैसे रहे हैं, जब हम उनमें से देख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स को अलग अलग लिख के कि एक प्राइम फैक्टर का एक फैक्टर कितनी बार किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उस चीज़ को कर रहे हैं हम, तो वो चीज़ें वहाँ से पता चल जा रही हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि 50 के कितने फैक्टर्स होंगे, जैसा कि आपके पास 50 है, तो आपसे 50 का मतलब हो गया 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 की पावर 2, या आप बोल सकते हो 2 इंटू 25। तो अगर मैं बात करूँ 2 के लिए कितने फैक्टर्स लिखोगे, आप बोलोगे 1 और 2। और अगर 5 की पावर 2, इसका मतलब 25 के लिए आप कितने फैक्टर्स लिखोगे, आप लिखोगे 1, 5 और 25। तो यहाँ से आप देखो 1, तो पहला फैक्टर 1, ये 5 पे जाएगा, दूसरा फैक्टर 5, ये तीसरे बार जाएगा 25 के पास, तो तीसरा फैक्टर 25। और अगर हमारे पास 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले 1 से कराया जाता है तो आप कहोगे 2, 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से कराया जाता है तो आप कहोगे 10, और 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर 25 के साथ कराया जा रहा है तो आप कहोगे 50। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स होंगे 50 के,
जब आप उसका फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टर्स के बाद आप काउंट करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वहां पर 6 निकल के आ रहे हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप पावर को, अगर पावर को देखो यहाँ पर, तो 50 के लिए आप देख रहे हो 2 की पावर क्या दे रखा है 1, और 5 के लिए पावर दे रखा है 2। तो अगर पावर में हम +1 कर दें, 2 की पावर 1 है तो 1 + 1, और अगर 5 की पावर देखता हूँ 2 है तो 2 + 1। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ से आ जाएगा 2 × 3, तो 2 3 जा 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 50 विल बी व्हाट 6। वहां से भी आ रहा है, या आप यहाँ से आप काउंट करोगे तो ईजिएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये वाला मेथड। हम इस मेथड को अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे, या इससे कोई भी शॉर्ट तरीका जो भी आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे आने वाले क्लास क्वेश्चंस में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। HCF के बारे में पढ़ना। फाइंड द HCF ऑफ 8 and 12। अब देखिए HCF फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। या आप गुणनखंड विधि से आप वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन देख ले और वहाँ से निकाल लो, या आप डिवीजन मेथड से कर सकते हो, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, या फिर डिफरेंस मेथड भी एक दूसरा मेथड है कि जिससे आप पता लगा सकते हो कि उसका HCF क्या होगा। तो अगर आप 8 और 12 का HCF फाइंड करो तो आप देखोगे 8 और 12 का HCF अगर मैं निकालना चाहूँ तो डिवीजन मेथड से आप क्या करते हो, 8 से डिवाइड करते हो 12 को, तो 1 टाइम जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है 8, रिमाइंडर 4। अब ये 4 क्या करेगा, इस पहले डिवीजर को, इस पहले भाजक को भाग देगा। तो इसका मतलब है कि 4 2 जा 8। और अगर अब संख्याएं 12 और 8 में अगर मैं मासापा की HCF की बात करूं तो 4 क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। ये हो गया भाग विधि से मेथड। और अगर मैं 8 को मैं फैक्टराइजेशन करूं 8 का, तो आप कह सकते हो 2 की पावर 3। और यहाँ से मैं 12 का फैक्टराइजेशन करूं तो आप कहोगे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसका मतलब है दोनों में ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो कॉमन आ रहा है। तो आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4 और 8 में सबसे हाईएस्ट अगर आप कॉमन करोगे दोनों जगह तो 4 ही कॉमन आ पाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है इनटू में, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पर कोई उसका पेयर नहीं है, या कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो हम 3 से उसके साथ कॉमन करा सकें। तो इसका मतलब हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, या आप 1 लगा सकते हो, यहाँ कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे HCF क्या आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है। एक दूसरा तरीका क्या है कि जब आप HCF फाइंड करने जाते हो तो किसी 2 नंबर या 3 नंबर या 1000 नंबर्स के बीच का अगर डिफरेंस देख रहे हो और वो डिफरेंस सभी नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है, तो एक तरीके से वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। अगर मैं 8 और 12 की बात करूं तो 8 और 12 में आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आ जाएगा 4 का। अब ये 4 क्या है, 4 से देखो कि ये 8 को डिवाइड कर पा रहा है और ये 4 12 को भी डिवाइड कर पा रहा है, इसीलिए ये 4 इसका क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम और ब्रेक नहीं करेंगे, अगर और ब्रेक करने लगे तो ये छोटा हो जाएगा, और छोटा होने का मतलब हो जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप दूर चले जा रहे हो। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 4 है तो सिंपल सी बात यह है कि उसको जो 4 लिखा है आपने वो 8 को भी डिवाइड करेगा और 12 को डिवाइड करेगा। तो आप हर तरीके से देख सकते हो कि इसका 4 क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी नन्ना मुन्ना बच्चा जो पहली बार क्लास ले रहा है उसको भी समझ में आएगा ये सारी चीजें। फाइंड द HCF ऑफ 9 and 30। 9 और 30 का HCF फाइंड कीजिए। तो हम सबसे पहले किससे निकालेंगे, इसके डिफरेंट मेथड से। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, क्योंकि अब वो जो मेथड से वो बच्चे वाला मेथड से जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं चीजों को, क्लास 8 9 10 में, यहाँ से आप डिफरेंस दे रहे हो तो 21 का आ रहा है। क्या 21 9 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो 21 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो आप कहोगे 3 × 7। अब 3 और 7 आपके पास हैं। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप सबसे पहले 7 चेक करो, तो 7 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना 30 को। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 3 क्या है, एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है, ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो दोनों जगह पाया जा रहा है, जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 3 हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 और 60 का HCF फाइंड करो। तो दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 36। अब 36 ना तो 24 को डिवाइड कर पा रहा है ना 60 को, तो 36 को अगर मैं देखूं तो 2 × 18 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। क्या 18 24 या 60 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब आप 18 को ध्यान से देखो तो मैं 18 को कह सकता हूँ यहाँ पे 6 × 3, यस 6 × 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। या आप कह सकते हो यहाँ से 36 को 12 × 5, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब आप चेक करो कि 5 और 12 का मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है तो 12 एक ऐसी सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है 18 के बाद, जो इस 24 को भी डिवाइड कर लेगी और इस 60 को भी डिवाइड कर लेगी। तो यहाँ पर आपको 3 और 6 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब 36 को आपको देखना है कि 2 18 12 और 3, इसके फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो 12 और 3,
तो इससे ज़्यादा आपको उसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। या आप 6 इंटू 6 कर सकते हो, लेकिन अगर 12 उस 24 और 60 को डिवाइड कर पा रहा है तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा 12, जो कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 84 और 462 का मासाफा ज्ञात कीजिए। अब 84 और 462 के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालने जाओगे तो आप देखो 84 और 462 अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो 400 से आप 22 घटा दीजिए। 400 से आप अगर 22 घटाते हो तो आपके पास आ जाएगा 378। अब 378 देखिए कि किससे डिवाइड हो रहा है, ये 7 की टेबल में आता है। तो 7 एकम 7 पचे 35 7 चौक 28, तो 45 और 7 को आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 45 और 7 से ना होने के बावजूद अगर मैं देखूं तो आप यहाँ पर कह सकते हो, नहीं 44 और 7, हाँ 44 और 7 आ रहा है यहाँ पे, नहीं 54 और 7 आएगा, ठीक है 54 और 7 आएगा। लेकिन क्या मैं इसको और ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ कि जहाँ पे दो बड़े बड़े फैक्टर्स आ जाएं और इस 84 और 46 को डिवाइड कर लें। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 54 और 7 है आपके पास, तो आप कह सकते हो 21 और 18, 21 और 18, या आप कह सकते हो 42 9, बिल्कुल कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आपके पास नंबर्स वो है नहीं। अब आपको ये भी चेक करना है कि क्या 42 क्या 21, इन दोनों में से आप देखो तो क्या 42 से डिवाइड है, बिल्कुल है। ये 42 से 1 2 हाँ तो एक बार और 11 बार जा रहा है। लेकिन 21 42 से छोटा है, लेकिन हमें चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब 42 जो होगा इसका HCF हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 42 ही HCF होगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, स्मॉलेस्ट नहीं। अब अगर हमारे पास 12 20 और 36 आता है, क्या आता है 12 20 और 36 आता है, तो आप देखो इसके बीच का डिफरेंस। आपको ज्यादा डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब आप 8 से चेक करो कि 8 12 से डिविजिबल है, मतलब 8 12 को डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। 8 ना तो 20 को कर पा रहे हैं, 8 ना तो 36 को। तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए दो ऐसे फैक्टर्स में जिनमें एक फैक्टर बड़ा हो और एक फैक्टर सबसे छोटा हो। तो आप देखोगे 4 हमारे पास लार्जेस्ट फैक्टर है आफ्टर फैक्टराइज टू 8। तो क्या 4 12 20 और 36 को डिवाइड कर पा रहा है और 2 से बड़ा भी है, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इसका मासापा हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए 216 423 1215। अब आप इसको फैक्टराइज करने जाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा, हम आगे पिछले दो क्वेश्चन में आपको लगा होगा कि ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जो मेथड है ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड एक तरीके से माना जाता है। तो आप देखेंगे इस नंबर्स को अगर आप एक प्राइम फैक्टराइजेशन वे में आप करने जाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और आपके लिए बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा ये। तो यहाँ से आप देखोगे 1422 या 2169, ये सब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास HCF फाइंड करना है यहाँ पर, तो किन्हीं दो संख्याओं का आप डिफरेंस फाइंड कर लो यहाँ से। तो आप दो संख्याओं के बीच का अगर डिफरेंस फाइंड करने जाते हो, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 2। अब 207 आप चेक करो, 216 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब 207 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 207 जो है वो पहले बात तो 7 2 9 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 दूनी 18 और 9 3 27। तो आप देखोगे हमारा एक पास प्राइम नंबर आ गया 23। क्या 23 से 216 डिवाइड होता है? तो आप 23 को ना 216 को ना चेक करके आप 423 को चेक कर लो। तो 23 की टेबल में एक बार जाएगा और यहाँ पे 193 हो जाएगा, और 193 अगर आ रहा है तो 23 की टेबल में 193 आता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि 23 क्या होगा, इसका HCF नहीं होगा। बचा संख्या 9। अब 9 क्या हो जाएगा, 9 से सारी संख्याएं डिविजिबल हैं क्योंकि आप यूनिट डिजिट से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। 6 2 8 1 9 4 3 7 2 9 2 5 2 7 2 9 4 1 5 4 9 2 1 3 6 9 9 से 9 0 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 3 9। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि 9 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझिए चीजों को। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 390 495 एंड 300 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ रहा है कि एक 3 नंबर का ग्रुप दे रखा है आपके पास और पूछ रहा है ऐसा कोई बड़ा सा बड़ा नंबर लेके आओ जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करते हो, रिमाइंडर ना छोड़े। तो इसका सिंपल सा फंडा यही कि आप आपसे क्वेश्चन HCF पूछ रहा है, और जब अगर HCF पूछ रहा है तो HCF का बेहतरीन तरीका आपको बताया गया कि आप डिफरेंस निकालो सभी नंबर्स के बीच का या किन्हीं दो नंबर्स के बीच का। तो यहाँ देखो 390 495 और 300 आपके पास 3 नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस आ गया 105, और 105 ना तो 300 को डिवाइड करके पाएगा ना 390 को कर पाएगा या किसी भी संख्या को नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज ये देख सकते हो कि 105 के हम दो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक तो प्राइम फैक्टर 7
गुणे में आप कर सकते हो 15, या आप कर सकते हो 21 गुणे में आप कर सकते हो 5। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप देखो तो 7 और 21 है, 15 और 5 में सबसे बड़ा नंबर आप अगर देखो तो 21 लिखा हुआ, और 21 300 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 7 300 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 15 की बात करूं और 5 की बात करूं तो हाईएस्ट नंबर में 15 आता है, और 15 390 को भी डिवाइड कर रहा है, 495 को भी डिवाइड करेगा और 300 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 15 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा हमारा 15, जो कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लिविंग रिमाइंडर 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो रिमाइंडर छोड़ रहा है तो इसका मतलब जो नंबर आप डिसाइड करने जा रहे हो, जब वो इस नंबर को डिवाइड करेगा तो 11 और दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा तो 13 रिमाइंडर देगा। तो आप ऐसा क्यों ना कर देते हो कि आप उस नंबर से पर्टिकुलरली 11 और 13 रिस्पेक्टिवली घटा दो। तो जब आप घटा दोगे तो आपके पास दो ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिसका आप HCF जब निकालने जाओगे तो वो HCF उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, और वही मेथड तो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप ध्यान दीजिए, और अगर इन सभी दोनों नंबर्स को 11 और 13 बढ़ा दिया जाए तो रिमाइंडर बन जाएंगे वही। तो अगर मैं 3026 से माइनस कर देता हूँ 11, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3015, और यहाँ से अगर मैं 5053 से आप माइनस करते हो 13, तो आप देखोगे 5000 क्या आ जाएगा 40। तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखने जाओगे तो आखिरी में आ जाएगा 25 और 0 2। तो 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करने जाऊं तो 2025 वैसे तो 45 का स्क्वायर होता है, ये 45 का स्क्वायर होता है। तो 45 और 45 का स्क्वायर है, तो आप देखोगे कि क्या 45 से ये नंबर डिविजिबल है, क्या 45 से नंबर डिविजिबल है। पहली बात तो 5 से दोनों डिविजिबल हैं, क्या 9 से 5 1 6 3 9 5 4 9, बिल्कुल। तो अगर ये ऑप्शन में आप देखने जाओगे तो 45 सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, और 45 से दोनों नंबर्स भी डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो फैक्टराइजेशन आपने किया है उसमें 45 इन दोनों गिवन नंबर्स के HCF हो जाएंगे, और अगर इनको 11 या 13 बढ़ा दिया जाए और फिर डिवाइड किया जाए तो 11 और 13 इसके क्या आ जाएंगे, आपके रिमाइंडर आ जाएंगे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 छोड़ देती है। प्रत्येक स्थिति का मतलब है दोनों के पास सेम रिमाइंडर है। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, रिमाइंडर को माइनस करने के बाद 240, और यहाँ से क्या जाएगा 1024। क्या लिख दिया मैंने, 1024 अगर आएगा यहाँ से, तो आप देखिएगा इनके बीच का डिफरेंस ही इनका HCF कहलाएगा। अगर पहला डिफरेंस अगर हमारे मिल जाता है तो आप देखोगे यहाँ से 2040 में 240 और 1024 का डिफरेंस, तो यहाँ से आ जाएगा 4, 12 से 4 जाएगा 8, 9 से 2 जाएगा 7। 784 अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ऐसा डिफरेंस है जो 40 और 1024, तो जाहिर सी बात है 784 इसका HCF नहीं होगा क्योंकि 240 से बड़ा है। तो जब आप 784 को फैक्टराइज करने जाते हो तो आप यहाँ से देखोगे कि ये 4 के टेबल में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखो यहाँ से, या मैं कह सकता हूँ कि 16 चौके 64 और 14, हाँ बिल्कुल 16 से हो जाएगा ये। तो आप देखो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 16 इंटू 16 चौके 64 और 14, 144, 16 9 144, तो 16 और 49। अब देखिए ध्यान से 49 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 2 6 1 7, और एक पहली बात 240 7 का टेबल में नहीं आता है, लेकिन 16 के टेबल में 240 भी आता है और 1024 भी आता है। तो हमारे पास जो HCF आ जाएगा यहाँ से 16 इसका HCF हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। एक ऐसा फैक्टर निकल के आया है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और डिफरेंस का फैक्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो को प्राइम संख्याओं का गुणनफल अगर 143 है तो इन दो संख्याओं का मासापा ज्ञात कीजिए। मेरे भाइयों ध्यान से सुनो आप कि अगर दो को प्राइम नंबर है, अब सिंपल सी बात है कि हमने प्राइम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ा है प्राइम नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में, ये भी पढ़ा है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वह को नंबर्स होते हैं जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आए, और अगर आप HCF निकालने जाओगे और कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं आ रहा है एक को छोड़ के, तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो इस क्वेश्चन के 143 का कोई मतलब ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है कि इफ देयर आर टू को प्राइम नंबर्स देन फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, तो सिंपल सी बात है चाहे जो दो को प्राइम अगर आपके पास हैं तो आपका उनके पास के उनसे जो HCF निकल के आएगा वो 1 ही निकल के आएगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हो। 143 अगर दो को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हैं तो 143 हमेशा ध्यान रखिएगा 11 और 13 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो 11 का अगर हम फैक्टर करने जाऊंगा तो 1 इंटू 11
और अगर 13 का फैक्टर करने जाऊंगा तो आप बोलोगे 1 इंटू 13। तो दोनों जगह से एक ही कॉमन आ रहा है, बाकी दो फैक्टर्स उसके बेकार हैं, वो जो कॉमन ही नहीं है किसी जगह। तो 1 इसका क्या हो गया, HCF हो गया है। आज से ध्यान रखिए कि दो को प्राइम नंबर्स के HCF क्या होते हैं, 1 होते हैं। 3 अभाज्य संख्याएं, पहले दो संख्याओं का गुणनफल 77 है। तो a इंटू बी क्या है, 77 है। मान लेते हैं दो संख्या हमारी पहली a और b है, और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल, अंतिम में से दूसरी की पहली मतलब दूसरी संख्या हो जाएगी b, इंटू में c आपके पास 143 है। तो आप ध्यान से देखो, a और b और c दोनों ही प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। तो यहाँ से a इंटू बी अगर मैं देखूं तो आप कह सकते हो या तो 1 इंटू 77 होगा या 7 इंटू 11 होगा। यहाँ से b इंटू 7 अगर देखूंगा तो आप कह सकते हो या तो आपके पास 11 इंटू 13 होगा या आपके पास 1 इंटू 143 होगा। यहाँ पे भी आप लिख दो 1 इंटू 77 या 77 इंटू 1। तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने की अगर बात आ रही है आपके सामने, तो एक बात ध्यान से ये सुनिए कि यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, और अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो 77 क्या है, 77 तो कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब है कि 77 आएगा नहीं। 143 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो आएगा नहीं। तो हमारे पास यही वाला ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। तो 7 और 11 पहले के लिए और 11 और 13 दूसरे के लिए। तो a, b और c का जब आप वैल्यू देखने जाओगे, a और b और c की और वैल्यू देखने जाओगे, तो 7 प्लस 11 प्लस 13 करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आंसर इसका 3 1 4 7 11 और 1 1 2 और 1 3 31 इसका सम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चीजों को आप हर तरीके से समझिए कि आप हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हो कि जिनके जो कंपोजिट नंबर्स हो, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 108, 124 और 156 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझिए कि अगर 108 आपके पास कोई संख्या है, 124 आपके पास कोई संख्या है और 156 आपके पास कोई संख्या है, तो अगर इनके पास रिमाइंडर्स भी कुछ हैं तो सब जगह सेम है। पहली बात तो अगर सब जगह सेम रिमाइंडर हैं तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि 5 या 8 से अगर आप 2 2 घटा दो फिर उनके बीच के डिफरेंस निकालो, या 5 और 8 से डायरेक्ट आप डिफरेंस निकाल लो, तो आप ध्यान दीजिए 5 और 8 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा 5 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा 3। लेकिन मैं कहता हूँ 5 और 8 से 2 2 घटा दो तो आप कहोगे इसके आ जाएगा 3 और इसके आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 6। तो अभी भी आप देखोगे 3 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 ही है। तो अगर उसके रिमाइंडर को आप माइनस करके फिर माइनस कर रहे हो, या आप रिमाइंडर को माइनस किए बिना ही चीजों को माइनस कर रहे हो, तो डिफरेंस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखता हूँ तो आप कहोगे 16 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहोगे तो आप कहोगे 32 आ रहा है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो आप कहोगे 48 आ रहा है। अब 16, 32 और 48 को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज देखिए कि क्या 16, 32, 48 में ऐसी कोई संख्या है जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकती है। तो आप कहेंगे यस सर, 16 क्या है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 को भी डिवाइड कर रही है, 32 को भी कर रही है, 48 को भी कर रही है। 108, 124 और 156 वह संख्या नहीं है कि आप जिसका HCF निकालो। 108, 124, 156 वो संख्याएं हैं जिनके अंदर रिमाइंडर भरा पड़ा है, जिनके अंदर रिमाइंडर ऐड हुआ पड़ा है, तो आप वहां उसका HCF नहीं निकाल सकते हो। इनके डिफरेंसेस का HCF जब निकालोगे तो HCF उनके डिफरेंसेस को जब आप निकालोगे तो वहां से जो चीजें आएंगी वो एक तरीके से उनका फैक्टर ही होंगी। तो सबसे बड़ा नंबर 16 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन भी है और तीनों नंबर्स को डिवाइड भी कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, आपके पास 16 हो जाएगा, या बस बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो 108, 124, 156 को डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर देखिए। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, 16 छक्के 96, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 12, और यहाँ 16 7 112 रिमाइंडर आ जाएगा 12, 16 9 144 के बाद रिमाइंडर आ जाएगा 12। तो ये सारी चीजें आपको मैं क्रॉस चेक इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप मेथड में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 411, 684 और 821 को विभाजित करती है और शेषफल के रूप में 3, 4 और 5 लेके आती है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 411, हम वहाँ पे सेम रिमाइंडर था तो माइनस नहीं किया था, यहाँ पे सेम अलग अलग रिमाइंडर दिए भी हैं। तो 411 से जब आप 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 408, 684 से आप 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 680, 821 से जब आप 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 816। अब आपके पास जो नंबर्स आए हुए हैं वो रिमाइंडर को माइनस करने के बाद नंबर्स आए हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं दिया हुआ था, बस बोला गया था सेम रिमाइंडर है। तो उसका पहला जब आप डिफरेंस निकालने जाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 6 से 4 जाएगा 2। तो 272 एक ऐसा नंबर है जो
यहाँ से इनका डिफरेंस दे रहा है। तो क्या 272 को मल्टीप्लाई करूँ तो 408 आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 680 आएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब 272 का क्या करना पड़ेगा? एक और फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप देखोगे 2 गुणे 136 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या 136 408 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल 3 बार। क्या 680 आप देखोगे माफ कीजिएगा, क्या आप 680 को 136 से डिवाइड कर सकते हो? तो आप कह सकते हो बिल्कुल 5 बार में। क्या आप 816 को 136 से डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल आप 6 बार में कर सकते हो। तो इसका मतलब 136 जो है इसका HCF हो जाएगा और इसी का राइट आंसर हो जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है कि 136 की 408, 680 और 816 को डिवाइड कर सकती है, या 136 वह संख्या है कि 411, 684 और 821 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3, 4 और 5 क्रमशः छोड़ती है। तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, या वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 136 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 7,897, 8,110 और 8,536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक में शेषफल समान आता है। वही पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो आप देखोगे 7, 8, 9, 7, 8, 1, 1, 0 और यहाँ से आप देख रहे हो 8, 5, 3, 6। तो इनके बीच का आप डिफरेंस लेने जाओगे तो 10 से जाएगा 7, 3, 10 से 9 जाएगा 1 और 10 से 8 जाएगा 2 और वहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ का डिफरेंस आप देखोगे तो आ जाएगा 6, 3 से 1 जाएगा 2, 5 से 1 जाएगा 4 और यहाँ दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 16 से 7 जाएगा 9 और 12 से 9 जाएगा 3 और यहाँ से आप देखोगे तो 14 से 8 जाएगा 6। तो एक तरीके से देखा जाए कि 213 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी और अपने आप को भी डिवाइड कर रहा है। तो 213 क्या हो जाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ये HCF भी तो होगा कि इन गिवन नंबर्स को 7,897 और इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी और प्रत्येक केसेस में रिमाइंडर सेम आएगा, या उन रिमाइंडर को माइनस करके आप करोगे तो 213 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या है? 213, वही तो x है और इनके अंकों का योग अगर आप ज्ञात भी करोगे तो 3, 1, 4, 2, 6 इसके अंकों का योग आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है? राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि एलसीएम का आर्ट भी आ गया है। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF कोई फाइंड करने को बोलता है ऑफ फ्रैक्शन A/B/C/D/E/F, तो उसका आंसर हो जाएगा कि HCF ऑफ A,B,C डिवाइडेड बाई LCM ऑफ D,E,F। ये याद रखिएगा चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। किसी भी एग्जाम में, आप स्टेट के एग्जाम में बैठ रहे हो, सड़े एग्जाम में बैठ रहे हो, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप HCF निकालते हो, 8 न्यूमरेटर में लिख ले रहा हूं यहाँ पर, अंश लिख ले रहा हूं यहाँ पर, तो हो जाएगा 8, 12 और 32 और 8, 12, 32 का अगर आप HCF निकालने जाओगे तो यहाँ से डिफरेंस क्या जाएगा? 4। तो 4 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी कर रहा है, 32 को कर रहा है। तो HCF ऑफ 8, 12 और 32 अपॉन LCM ऑफ 21, 35 और 7। तो HCF क्या आया था? अभी यहाँ पर 4 आ गया था और LCM क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 21, 35 और 7 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले आए और कॉमन भी रहे? तो आप कहोगे 21, 35 और 7 में 105 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहला कॉमन नंबर है। और एक तरीके से क्योंकि हम LCM फाइंड कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है वहां पर, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4/105। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा HCF ऑफ 3, 5, 7 अपॉन LCM ऑफ 4, 6, 8। तो 3, 5, 7 क्या है? प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है? 1 होता है। तो आप कहोगे 1 अपॉन, यहाँ से क्या जाएगा? LCM 4, 6, 8 की टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा है जो तीनों में कॉमन होता है? तो आप कहोगे 24 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है। तो 1/24 इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? HCF किसका? 3/4, 5/6 और 7/8 का। और अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 156 एंड देयर HCF इज 13। अब ध्यान से सुनिए, अगर 2 नंबर्स का सम 156 है तो इसका मतलब है HCF अगर इसका 13 दे रखा है तो दोनों नंबर के अंदर
मल्टीप्लीकेशन हुआ रहा होगा उस एचसीएफ का। जैसे मैं कहता हूँ 4 या मैं कहता हूँ 2, तो आप ये कह सकते हो कि 2 गुणे 2 4 के लिए, या आप कह सकते हो 1 गुणे 2 2 के लिए। और मैं कहता हूँ कि 2 और 3 का जो एचसीएफ है वो 1 है, बिल्कुल है। और मैं कहूँगा 2 और 3 का सम 5 है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि एक ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस 3, भले वो 1 गुणा होके 5 ही दे रहा है। या मैं कह सकता हूँ 4 और 5 का सम 9 है, तो आप, या मैं कहूँगा 4 और 6 का सम आप देख रहे हो 10 है। तो 2 कॉमन होने का मतलब क्या हो गया कि 2 कॉमन का मतलब होता है हाईएस्ट चीज आप कॉमन करते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कॉमन करते हो आप। तो 2 जब आप कॉमन करके बाहर लिख दोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 दूनी का 2 और 2 तीन का 3। तो 2 प्लस 3 के बाहर क्या लिखा है आपने, 2, जो कि उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो अगर मैं नंबर को देखूं कि 13 गुणे में a प्लस बी बराबर ही, तो 156 लिखा है वहां पे। 13 गुणे में a, क्योंकि 13a प्लस 13b बराबर ही 156 होगा, क्योंकि हम नंबर से एचसीएफ ही कॉमन कर लेते हैं ना। अब मुझे बताओ कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 156 बटे 13 बराबर 12। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप आगे पढ़िए क्वेश्चन को कि a प्लस बी अगर हमारे पास 12 आ चुका है तो ऐसे एक संख्या, युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स की बात कीजिए कि पॉसिबल हो कि जहां से जिसका एचसीएफ, 2 नंबर्स को अगर मैं पिक करूं तो 2 नंबर्स का एचसीएफ 13 आ जाए और उनका सम क्या आ जाए, 156 आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ऑप्शन है 1 और 11 का, जिनका सम 12 हो सकता है और इनके बीच का एचसीएफ 1 ही हो सकता है। क्योंकि 1 क्यों लेना है, एचसीएफ अगर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो वहां पर एचसीएफ 13 नहीं रह जाएगा, फिर 13 से बढ़ के नंबर हो जाएगा, और हमें 13 को डिस्टर्ब नहीं करना है, एचसीएफ को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 और 10 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 2 और 10 में 2 कॉमन है, और जब 2 कॉमन है और वहां पे उसको पुट करोगे तो एक तरीके से 26 हमारा एचसीएफ हो जाएगा ना। लेकिन एचसीएफ चाहिए कितना मुझे, 13। तो अगला अगला क्या हो जाएगा, 3 और 9, 3 और 9 भी पॉसिबल नहीं क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है वहां से। अगला क्या पॉसिबल है, 4 और 8, 4 कॉमन हो जाएगा। अगला क्या पॉसिबल है, 5 और 7, क्या पॉसिबल है, 5 और, या 7 और 5 भी लिख सकता हूँ मैं। तो 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं एक्सेप्ट 1। तो हमारे पास 2 ऐसे पेयर आ गए, एक 11 और 7 और 5, इसके अलावा कोई ऐसे पेयर बन नहीं रहे हैं कि जो आप उस चीज़ों को कर सको। आप इसको यहाँ पे पुट भी करो तो आपको, आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप ये भी देखोगे कि उन दोनों नंबर्स में 13 के अलावा कोई एचसीएफ इससे बड़ा नहीं आने वाला है। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर्स हैं नंबर्स के कि जिनको आप यहाँ पे पुट करके आंसर सही सिद्ध कर सकते हो या प्रूव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का मासापा 37 है। तो जाहिर सी बात, जैसे पिछला क्वेश्चन था कि उन संख्याएं, जो संख्याएं मैं लिख रहा हूं उनमें 37 का फैक्टर छुपा हुआ है। तो अगर मैं पहली संख्या लिखता हूँ 37 गुणे में a, तो ये पहली संख्या हो जाएगी। गुणे में 37 गुणे में b दूसरी संख्या हो जाएगा, और इसी का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 4107। तो अगर मैं a इंटू बी फाइंड करने जाऊं, a इंटू बी अगर मैं फाइंड करने जाता हूं तो आप देखोगे 4107 बटे 37 गुणे 37 आ जाएगा। तो 37 से एक बार जाएगा, 4 रिमाइंडर 40, 37 से एक बार जाएगा, फिर 3 रिमाइंडर 37, 37 इक्यावन 37। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 37 की टेबल में ये कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो अगर a इंटू बी बराबर 3 लिखा है, तो इसका मतलब 3 किन्हीं 2 संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है, 3 किसी 2 संख्याओं का प्रोडक्ट है। तो मेरे भाइयों ये बताओ कि 3 क्या है। पहली बात तो 3 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2, 1 और 3। तो वहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो गई, a 1 होगा और b 3 होगी, या b 1 होगा a 3 होगा। तो मतलब 1 और 3 ऐसे 2 ही संख्याएं वहां पर आएंगी a b के लिए कि जिनका प्रोडक्ट 3 आ जाए। लेकिन हमें नंबर क्या चाहिए, अगर एचसीएफ हमने कॉमन करके लिखा है एक a के लिए और b के लिए, तो हमारा पहला नंबर क्या जाएगा, 37 गुणे में 1 बराबर 37, और दूसरा नंबर क्या जाएगा, 37 गुणे में 3 बराबर 111। मतलब 111 और 37 को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का एचसीएफ 37 है और दोनों का प्रोडक्ट 4107 है। तो अगर बड़ी संख्या की बात की जाए तो आप कहोगे राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 111। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे हम। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में दी हुई है, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। जब आप किसी 2 नंबर्स को रेशियो फॉर्म में लिखते हो और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या उसको डिवाइड करते हो, तो क्लास 6 में ये चीजें पढ़ाई गई होंगी कि आप उनके एचसीएफ से ही उनको डिवाइड करते हो। अगर आप उनके एचसीएफ से डिवाइड करते हो तभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मिलता है।
तो आपसे संख्या का गुणनफल पूछा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई संख्या शुरुआत में रही होगी तो कितनी रही होगी? 12a अपॉन 12b। तभी तो आप इसको कैंसिल आउट करके देख रहे हो कि 3a/5 आ रहा है। 3/5 कब आ रहा है? जब 12a और 12b रहा होगा, मतलब a/b की वैल्यू आ रही है 3/5। तो मुझे बताओ संख्या कितनी होगी? ये न्यूमरेटर में जो लिखी संख्या है ये पहली संख्या होगी, तो n1 मान लेता हूँ। कितना आ जाएगा आपके पास? 12 3 36। और n2 कितना आ जाएगा आपके पास? 12 पंचे 60। 36 और 60 के आगे आपके पास दो संख्याएं आ गई, तो उनका महत्तम समापवर्तक अगर 12 था तो आप यहां से देखोगे कितना आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कब कर लो, n1 इंटू n2 आपका राइट आंसर दे देगा 36 गुणे 60। 36 छक्का 216 और 0 और बढ़ा दो तो 2160 आपके पास क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से देखिए ना, तो उसके स्टेप से तो डिवाइड होंगे, और अगर स्टेप को मैं डिवाइड ना करूँ तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? 36 और 60। आप मेरे बच्चे 36 और 60 को डिवाइड करके देखो तो 12 से 5 बार, 12 से 3 बार, ये क्या आ रहा है हमारे पास? क्या आ रहा है? डिवीजन आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 12 क्या था? उसका HCF था, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर को लिखा जा रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 3240। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सम ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो 3240 की अगर मैं बात करूं तो आप 3240 में अगर देखो तो ये 8 की टेबल में आ रहा है, क्योंकि 8 3 24, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। तो 8 चौके 32 और 0 और 5 इंटू में 8 कर सकता हूं मैं। ये 9 की टेबल में भी आ रहा है। 9 चौके 36 और 9 बचे 45। या आप कह सकते हो 81 गुणे में 5 गुणे में 8। तो आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ 3 की पावर 4। या मैं सबसे पहले 8 वाला को देखता हूं। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। 3 3 9 9 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40, 40 और 81, 4 एकम 4 32। ठीक है, तो आपके पास देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया 3240 का। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1। अब आप अगर 8 के लिए बात करो, 8 के लिए कितने फैक्टर्स होंगे? आप बोलोगे 1 2 4 और 8। 3 के लिए 3 की पावर 4 81 के लिए आप बात करोगे तो 1 3 9 और 27 और 81, ये क्या होंगे? 81 के फैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर आप 5 की बात करोगे तो आप बोलोगे 5। तो आपको एक एक करके अलग अलग संख्याओं को काउंट करना पड़ेगा। इतना बड़ा ड्रामा करने से बेटर है आप चीज़ों को समझो। आपके पास एक मेथड आता है कि अगर मैं बात करूं टोटल या सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने की, सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से कि 2 की पावर 3 के लिए आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 2 की पावर 3 8 के लिए 2 की पावर 0 1। दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2 2 की पावर 1। तीसरा फैक्टर क्या होगा? 4 या 2 की पावर 2। और तीसरा लास्ट फैक्टर क्या हो जाएगा उसका? 2 की पावर 3 या 8, तो 2 की पावर 3। इनटू में 3 की पावर 4 के अगर मैं नंबर लिखना चाहूँगा 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। क्योंकि 1 3 9 27 और 81 ये फैक्टर्स होंगे, उनको आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखो। 1 2 4 और 8 उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखो। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। 5 की पावर 0 का मतलब 5 की पावर 0 का मतलब 1, और दूसरा क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1। तो आप अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा 8 4 12 और 2 14 और 1 15 आ जाएगा। पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट में जाओगे तो 81 27 कितना हो जाएगा? 81 27 आपके पास आ जाएगा 108। 108 में आप अगर 9 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 117 और 120 और 121 यहाँ से आ जाएगा। इक्यासी और 27, 8 2 10, 108 और 81 और 27 108 और 9 17, 117 और 3 120 और 1 121। और यहाँ से आप देखोगे तो 5 की पावर 0 का मतलब 1। यहाँ पर एडिशन होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है? एडिशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? एडिशन होता है। इतनी देर से मैं बात एडिशन की कर रहा हूँ, लिख मल्टीप्लिकेशन रहा हूँ, तो इसके लिए आप माफ कीजिएगा मैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो आ जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 क्या जाएगा? 6। तो 15 छक्का क्या आ गया आपके पास? 90। 15 6 या 90 इंटू 121। तो यहाँ से देखो 0 9 एकम 9 12 9 है 108।
तो 10,890 क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के सम आ जाएंगे 10,890। चीज़ों को काउंट करोगे फिर सम करोगे तो एक तरीके से आपके पास 10,890। ये एक बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। माफ कीजिएगा, हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे यहाँ पे, मैं बोल तो सही रहा था बट लिख गलत दिया वहाँ पे कि यहाँ पर फैक्टर्स का समेशन कर लो, फिर उसके बाद सभी अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो समेशन करने के बाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास 100 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 100 के गुणनखंडों का योग अब मैं बताऊं आपको, तो आप देखोगे 100 के टोटल कितने गुणनखंड होते हैं, आप कहोगे 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। इसको आप ऐड करो तो 100 50 150, 175 20 195 205 210 4 2 6 और 1 7 217 आपके पास आंसर आ चुका है। लेकिन ये तरीका गलत है, इस टाइम इतना टाइम लगाने का जरूरत नहीं है। वहां पे आप 100 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। आप ध्यान से देखो तो 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 और 4 7 गुणे 5, मतलब 1 पहले से आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, 25 5 और 30 और 31, तो 7 गुणे 31 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 217। तो यहाँ से भी आंसर आ रहा है। 100 के लिए आपको आसान लग रहा होगा कि ये मेथड आसान है, लेकिन कोई बड़ी संख्या अगर आपके पास आ गई तो आप फंस जाओगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था, आप इतना जल्दी काउंट नहीं कर सकते हो, कम से कम बहुत सारे नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, तब आप बता पाओगे कि उनका सम क्या हो रहा है फैक्टर्स का। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 के रूप में लिखी है तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यहाँ पर संख्याओं को आप ध्यान दो। तो अगर मैं संख्याओं को लिखना चाहूँ तो 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8 लिखता हूँ। तो यहाँ पे पहली बात तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं है, तो इसको अभाज्य बनाने के लिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 10 इंटू 3 की पावर 7, मतलब 3 की पावर 2 और उसकी पावर 7 इंटू 7 की पावर 8। तो यहाँ से देखोगे 2 की पावर क्या जाएगा 30 गुणे 3 की पावर क्या जाएगा 14 गुणे 7 की पावर क्या जाएगा 8। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 30 और इसके 14 और इसके 8। तो 30 प्लस 14 प्लस 8 आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 14 8 22 22 और 30 52 आपके पास क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की अगर कोई बात करता है तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उनके मैक्सिमम पावर को बनाइए और उनकी पावर को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास क्या जाएंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आप आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन ये कहता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा कि ज्ञात कीजिए संख्या 1240 में कितने विषम गुणनखंड हैं। तो अगर मैं संख्या लिखता हूँ 1240, अगर 1240 हमारे पास कोई संख्या है और अगर इस संख्या से मैं सम संख्याएं हटा दूं या बाहर निकाल लूं तो उसके पास बचेंगे क्या, विषम संख्याएं। और अगर विषम संख्याओं का आप टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड निकाल लेता हूं तो आप बता सकते हो कि उसके कितने विषम गुणनखंड होंगे, क्योंकि विषम संख्या के विषम ही गुणनखंड निकल के आएंगे ना। तो अगर बात की जाए आपसे कि एक 1240 आपके पास कोई नंबर दे रखा है तो आप इसमें देखिए कि आप इसको कैसे विषम संख्या से विषम संख्या बना सकते हो सम संख्या को हटाकर। तो 1240 देखोगे तो 240 8 से डिविजिबल है, तो 8 एकम 8 8 पंचे 40 8 पंचे 40 गुणे में 8 155 गुणे 8 आपके पास क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। अगर 8 को देखो तो 2 की पावर 3 अगर मैं बाहर लिख देता हूँ तो 155 अगर आप देखेंगे यहाँ से तो 155 क्या लिखा है, 5 गुणे 31। 5 गुणे 31 का मतलब है कि अब आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि 5 की पावर 1 और 31 की पावर 1, तो 1 प्लस 1 मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, इनटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 टोटल ऐसे विषम इसके फैक्टर्स आएंगे कि जो आप बता सकते हो कि इसके विषम गुणनखंड होगी। आप एक तरीके से ये भी देख सकते हो कि 5 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1 और 5। 31 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1 और 31। और 5 इंटू 31 155 भी तो हो जाएगा उसका गुणनखंड 155। तो एक दोनों जगह से 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। तो टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विषम गुणनखंड अगर फाइंड करना है तो आप क्या करो, उसमें से इवन नंबर हटा दो। और अगर आपको इवन नंबर फाइंड करना है तो आप इवन नंबर देखो
और टोटल वहां पर क्या आ जाएगा, अगर आपके पास जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, इवन नंबर मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, आपके पास सम नंबर आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बताते हैं आपको। ज्ञात कीजिए कि संख्या 1240 में कुल कितने सम गुणनखंड हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1240 में अगर आप बात करोगे तो 1240 की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी विषम संख्या की, सबसे छोटी सम संख्या की बात की जाए तो 2 होती है। तो अगर इससे मैं 2 कॉमन करके लिखता हूं तो 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 620। अगर मुझे पता चल जाए 620 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 620 का चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर उसमें आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है सम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 620 का आप फैक्टराइज कर लो। 620 को अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हो तो आप देखोगे 31 गुणे 20, और 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 31 की पावर 1। तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो 2 1 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, आपके पास क्या आ जाएंगे 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 620 के। अगर 2 में मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ सम फैक्टर्स कितने आएंगे, 12 ही तो आएंगे, क्योंकि इन फैक्टर्स को 2 जो लिखा बाहर नंबर है वो सम बना देगा, वो इवन बना देगा, इसीलिए जो 12 है इसका सम फैक्टर हो जाएगा। या तो इसका दूसरा तरीका समझिए, आप 1240 को क्या लिख सकते हो, आप कह सकते हो 1240 को 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 31 की पावर 1, तो 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, तो यहां से आ जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं किसके, 1240 के। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सम और विषम को मिला के होते हैं। तो अगर 16 उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला था कि उसके टोटल 4 विषम फैक्टर्स हैं, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि सम इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू, पहले हम इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करता हूं, तो आप कह सकते हो टोटल माइनस ऑड नंबर। या आपको अगर कोई पूछता है कि ऑड कैसे निकालोगे तो आप कह सकते हो टोटल माइनस इवन नंबर। तो एक तरीका है इसका कि आप या तो टोटल निकाल लो या ऑड निकाल लो, दोनों निकाल के डिफरेंस निकालोगे तो इवन निकल आएगा। या इवन के लिए क्या करना है, आप कोई सबसे मिनिमम 2 कॉमन करना है, फिर बचे नंबर्स का फैक्टर निकालो, जो फैक्टर टोटल आए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ऑड के लिए क्या करना है, 2 की मैक्सिमम पावर को आपको कॉमन कर लेना है, बाकी अंदर जो भी बचता है उसका फैक्टर निकालो, वही फैक्टर उसका ऑड फैक्टर हो जाएगा। तो ये सारे तरीके आपके सामने रखे गए हैं, ये सारे तरीके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाए गए हैं। आप कोई भी तरीका आप देखोगे तो सबसे बेहतरीन और सबसे अपडेटेड और सबसे कम टाइम टेकिंग मेथड होगा आपके लिए। और इन सभी तरीकों को आप बेहतरीन तरीके से समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, और एग्जाम में जब आप जाओगे तो उसका रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा और सिलेक्शन आप जरूर पाओगे वहां पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होगे, समझ रहे होगे, और आने वाली सभी वीडियोस को आप इन्वॉल्व भी रहोगे, देखोगे भी, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है। तब तक हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, चीज़ों को हम रिवाइज भी कर चुके होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा चुके होंगे। साथ के साथ हम वहाँ पर मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे, हमारा प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा। उस प्रैक्टिस सेशन में लाइव क्वेश्चंस कराए जाएंगे टाइमर लगा के, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। डाउट्स ले जाएंगे वहाँ पे, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, तो पता चलेगा कि आप गलतियाँ कर रहे हो, उस चीज़ को सुधारने के लिए बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए की जाएंगी आने वाले टाइम में। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लेक्चर्स को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।